लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने संस्कृत में सेकंड चैप्टर संज्ञा के बारे में पढ़ा था, जो कि हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम फर्स्ट लेक्चर में हमने नाउन के बारे में जाना, उसके बाद संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, हीर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा, उसके बाद बहुत सारे जितने भी पार्ट थे उनको हमने कवर किया। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ब्रीफ टॉपिक ये दे रखा है इत लोप प्रत्याहार उदात्त अनुदात स्वरित श्रवण निपात प्रक्रियम। इन सारे को अभी ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। बस इससे पहले लेकिन हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा जो है उपसर्ग है। उपसर्ग में क्या दे रखा है? उपसर्गा क्रिया योग्य। उपसर्गा को हमने इससे पहले लेक्चर में कंप्लीट पढ़ा था, उसमें उपसर्ग संज्ञा के बारे में जाना। वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा, सेम चीज़ होगा। इसमें उपसर्ग टोटल 22 होते हैं, ये आपको MCQ बन सकता है। और उपसर्ग को दूसरा क्या नाम से जानते हैं? प्रादि नाम से जानते हैं। प्रादि कितने होते हैं तो आपको बताना है, 22 होते हैं। और उपसर्गा क्रिया योग्य और इनका सूत्र लिखना होगा। ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में बता रहा है। अब टोटल जैसे ही बोलेगा शॉर्ट आंसर में आएगा कि प्रादि कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो प्रादि में प्रा अपशम अनु अब निश नव निश निर दुष दूर बी व आंग नी अपि अधि अति सु उत अभिप्रीति प्रति परि उप, ये सारे वर्ड आपको लिखने होंगे। ठीक है, ये सारे उपसर्ग हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इस अभी समझा देने का मतलब ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में उपसर्ग पढ़ा था, रिपीट हो गया आपके लिए और रिवीजन भी हो चुका है। तो इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा था कि इसमें क्या पढ़ना है। अब मान लीजिए प्रा है, तो प्रा के आगे अगर प्रा लिखा है तो प्रा से कोई ऐसे वर्ड बन सकता है जिसके बारे में उपसर्ग मतलब क्या होता है कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि उपसर्ग मतलब जो वर्ड ऐसे क्रिया या वर्ब के साथ क्रिया से पहले जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। क्रिया के सामने कोई भी उपसर्ग जुड़ जाए तो उसे क्रिया योग्य, मतलब क्रिया यहाँ पे श्लोक में भी बता रहा है, क्रिया के साथ कोई भी जुड़ जाए तो उसे उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। रिवीजन भी इसके बाद भी फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है कि आपका रिवीजन हो गया है तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि इसको बार बार रिपीट करने से आपका याद भी हो जाएगा। एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ऐसे समझिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बारे में बात करेंगे महर्षि सूत्र। महर्षि सूत्र में हमने लास्ट लेक्चर महर्षि सूत्र फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाया था उसमें हम ईद के बारे में बता दिया था। अब ईद संज्ञा आ गया यहाँ पे। ईद क्या होता है कि महर्षि सूत्र के जो अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे आयुड़ लिखा है तो आड़ा जो लिखा है, ये सारे महर्षि सूत्र के अंत वर्ण है, अंतिम वर्ण है, उनका इति कहते हैं क्योंकि ये बाद में गायब हो जाते हैं। इनको अनुबंध भी कहते हैं, ये पर्याय है, इसको अनुबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुबंध भी कहते हैं। और इसी तरह क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए एक इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। महर्षि सूत्र के अंत जो व्यंजन है उसे ही इत का नाम दिया गया है। यहाँ पे कई बार होगा कि महर्षि सूत्र का अंतिम वर्ण जिसे इत कहते हैं उसे क्या है, वो क्या है? स्वर है, व्यंजन है, क्या है? तो आपको व्यंजन लिखना है। देखिए आप यहाँ पे भी देख लीजिए, एक बार देखिए ना, अयुड़ अड़ा है, रिलिक का है, एवं अड़ा है। यहाँ पे देखिए तो लास्ट के जा योज चा है, टा है, अड़ा है, माँ है, ऐसे करके सारे वर्ड दे रखे हैं। तो ये सारे जो है कॉन्सोनेंट है, ये सारे कॉन्सोनेंट है। तो क्या है कि महर्षि सूत्र के जो अंतिम वर्ण है जिसके अनुबंध या इत अनुबंध भी कहते हैं, जिसका लोप हो जाता है, अंत में लोप हो जाता है, ये गायब हो जाएगा। तो इसलिए तस्य लोपा, इसका सूत्र जो है तस्य लोपा, ये आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का फिर सेम चीज़ आने वाला है, लोप जो कि नहीं दिखाई दे, जैसे ये नहीं दिखाई दे रहा है उसकी लोप हो जा रहा है। अदर्शनम लोपा, इसका लोप हो जाता है, जिसको जो ना दिखाई दे या पहले रहने वाले बाद में ना नहीं दिखाई देता है या नहीं सुनाई देता है, उसे लोप आदर्शन हो जाता है, उसे लोप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। पहले इसको कई बार रिपीट हो चुका है, लोप तस्य लोपा सादर्शनम लोपा। ये श्लोक है, इम्पॉर्टेंट है, इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। तस्य लोपा हो गया, आदर्शनम लोपा हो गया। अब प्रत्याहार को भी मैंने कई बार पढ़ाया है, कई बार समझाया कि जो वर्ड
जो इन शॉर्ट में क्या करता है कि बहुत जल्दी कम वर्डों में कब बहुत अत्यंत कम समय में हम उसको लिख सके या पढ़ सके, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। यहीं पे चीज़ बहुत सेम चीज़ दे रखा है, आदि। आदि मतलब जो पहले के वर्ड, आदि मतलब आदि। प्रादि मैंने क्या कहा, प्रा प्लस जितने भी बाद वाले जितने भी वर्ड है, प्रा प्रा, अब समनु, अब निश नीर, दुस दूर, ये जो पढ़ा था ये आदि के अंदर आ जाएगा। वैसे दी लिखा है, ठीक है। तो आदि का मतलब क्या हुआ, जितने भी दी लिखा होगा ना, जैसे बात आदि में क्या हो जाता है कि बात पित्त कब तीनों आ जाते हैं, वैसे आदि में आ हो गया, आ बड़ा छोटी बड़ी ऐसे करके सारे वर्ड आ जाएंगे। तो ये क्या करें, शुरू के जो वर्ड हैं आदि और अंत या अंतिम वर्ड जो उच्चारित होते हैं और बीच के सारे अक्षरों का बोध हो जाता है। दो पहले और अंतिम के अंतिम वर्ण लिखने से उसके बीच के सारे वर्ण का बोध हो जाना ही प्रत्याहार संज्ञा कहलाता है। क्या कह रहा है, प्रत्याहार संज्ञा कहलाता है। अर्थात अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ आदि अर्थात प्रथम वर्ण उच्चारित होना प्रत्याहार संज्ञा कहलाता है। वही चीज़ सेम चीज़ बता रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टफ लैंग्वेज में बता रहा है। मैंने नॉर्मली आपको क्या बताया कि जो वर्ड बहुत जल्दी या बहुत कम समय में लिख सके या पढ़ सके, उसे ही प्रत्याहार कहेंगे। आदिरंतेन संहिता, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना है। इसको एक बार हाईलाइट कर लीजिए, ये आदिरंतेन संहिता, इसको याद कर लेना है। बाकी आपके लिए सेम चीज़ वही लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे। हलंत्यम, लोप हो जाता, लास्ट की जो वर्ड है उसका लोप हो जाना। उसके बाद प्रत्याहार कैसे बनाते हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि आयुड़ के, हमने इसको बताया, एक बार दिखा देता हूँ फिर से। मान लीजिए अच प्रत्याहार है, तो अच के क्या करेंगे, जितने भी हलंतम वर्ड है इसको काट देंगे, इसको हटा ही देंगे, ठीक है, लास्ट के। और उसके बाद शुरू के फर्स्ट के वर्ड लेंगे और चा वर्ड लेंगे, ठीक है। इसके बीच में जितने भी वर्ड आ रहे हैं ये सारे अच प्रत्याहार के वर्ण हैं, ठीक है। तो ये लास्ट के वर्ड हटा देंगे और आ और चा के बीच में जितने भी वर्ड आएंगे कहेंगे कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ड होते, वही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। प्रत्याहार आयड़ में बोध होना है तो आ का अपना तथा ई उ मध्य वर्ण का भी बोध हो जाता है। अण प्रत्याहार से आ ई उ इन तीनों वर्ण का बोध होता है और अणा से हलंत होने के कारण इसकी ईद संज्ञा हुई और आदर्शन लोपा से उसका लोप हो गया। आदर्शन लोका या तो श्लोपा से उसका लोप हो गया है, जिस कारण अणा का बोध नहीं होता है। वहाँ केवल प्रत्याहार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों एक साथ पढ़ना है क्योंकि ये जो है कंठ तालु से रिलेटेड है। अब देखिए कंठ तालु के ऊपरी भाग से, इसको हमने कई बार रिवीजन के तौर पर लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि कंठ तालु के ऊपर के भाग से बोले जाने वाले, कंठ तालु के ऊपरी भाग से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं, अच प्रत्याहार होते हैं, उसे उदात्त कहते हैं। उच्चेरुदात्त, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, उच्चेरुदात्त, ठीक है। तो इन दोनों को आपको पढ़ लेना है। और कंठ तालु के नीचे के भाग से बोले जाने वाले अच या स्वर को अनुदात्त कहते हैं। मान लीजिए ये कंठ या तालु है, ये कंठ या तालु, ठीक है, ये पॉइंट है कंठ तालु। इसको ऊपर जितना मूर्धा है, नासिका है, ये सारे जितने तालु हैं, कंठ तालु, सॉरी तालु तो इसी में आ जाए, कंठ या मूर्धा, ये सारे जो नासिका है इसको क्या कह रहे हैं, उदात्त कह रहे हैं। और कंठ ओष्ठ या कंठ ओष्ठ हो गया, ये सारे क्या है, निच्चेरुदात्त। स्वरित में क्या है कि ना तो ये दोनों स्थानों पर बोले जाने वाले वर्ण हैं। अच स्वरित वहाँ संज्ञा होती है जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों बराबर स्थिति में होते हैं, ठीक है। तो समाहार स्वरिता, समाहारा स्वरिता, इसको आपको याद कर लेना है। अब ये श्रवण वर्ण है। श्रवण मतलब क्या होता है कि समान वर्ण मतलब वर्ण, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, तालु आदि उच्चारण स्थान, ठीक है। तालु आदि मतलब जितने में कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये जो हमने पढ़ा था उस समय
फर्स्ट लेक्चर में, कंठ तालु, कंठोष्ठ, जिह्वा मूलाश्र, ये सारी चीज़ें। और अभ्यंतर प्रयत्न में हमने क्या पढ़ा था, ईषद, स्पर्श, विवृत, इसके बाद ऊष्मा, ये सारे थे, विवृत थे। तो ये सारी चीज़ों का क्या कह रहा है कि प्रयत्न वर्ण जिस वर्ण से तुल्य हो, तुल्य मतलब समान हो, वहाँ सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात जहाँ पर दो वर्ण समान उच्चारण स्थान और समान अभ्यंतर आदि प्रयत्न वाले होते हैं, उसे सवर्ण संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हमने जब पढ़ा था उच्चारण स्थान, क्या क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में कि अकु विसर्जनीनाम कंठा, ये सब हमने पढ़ा था कि नहीं। फर्स्ट लेक्चर में जब पढ़ा था कि अकु विसर्जनीनाम कंठा, इच्चू शानाम तालु, आ का हा, ये सारे क्या वर्ड हैं, सेम वर्ड है जो कंठ से रिलीज होता है, कंठ से निकलता है साउंड। और जिसके बाद इच्चू शानाम तालु, ई चा वर्ग में जितने भी आ जाएगा, चा छा जा झांगा, ये सारे क्या थे, या शानम, इच्चू शानम, ये सारे या शा और ना, ये सारे क्या वर्ड है जो तालु से ही रिलीज होते हैं, निकलते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वहीं से मूर्धा में ऋतु शानम मूर्धा, नितुल शानम दंता, उपुप धमनियमनम उष्टो, एतेतो कंठ तालु, उदैतो कंठोष्टम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, बकारस्य दंतोष्ठा, अमंगनानम नासिका। ये जो हमने जितने भी उच्चारण स्थान बताए हैं ना, इसको याद करना है। ये शॉर्ट, ये लॉन्ग आंसर में भी बन सकता है। ठीक है, और इसमें कितने वर्ड होते हैं ये सारे पता करना है। अब ये सारे सूत्र लिखने हैं, कंठ तालु लिखना है, और इसमें कितने वर्ड, कौन कौन से वर्ड है वो सारे लिखना है। और वैसे ही अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बताया, ईषद, स्पर्श, ये सारे जितने भी वर्ड हैं, तो ये इन चीज़ों के बारे में जानना है। यहाँ पर उसके जो सेम वर्ण होंगे, जहाँ से उच्चारण होगा उसे ही क्या कह रहे, श्रवण कह रहे, और उसकी श्रवण संज्ञा होगी। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, मान लीजिए अकु विसर्जनीयम कंठा में क्या था कि का खा दोनों वर्ण उच्चारण स्थान कंठ से है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, का और खा श्रवण हो गया, श्रवण है। वैसे ही यहाँ पे का और खा दोनों वर्ण का स्थान और प्रयत्न समान है, अर्थात दोनों सवर्ण संज्ञा होगी। यही चीज़ बता रहा है। बस आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ रखना है, तुल्यस्य प्रयत्नानम सवर्णम। ठीक है, इन श्लोक को मेन यही सूत्र है, इन सूत्र में ही सारा कुछ छिपा भी हुआ है। तुल्यस्य मतलब समान वर्ण, प्रयत्नम जो प्रयत्न कर रहा है, अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, और सवर्णम, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। सवर्ण हो गया, सवर्ण में जैसे अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ मैंने इसमें बताया ना, का खा गा घा, अकु विसर्जनीयम कंठा में ये सारे वर्ड आ जाएंगे, तुल्यस्य प्रयत्नम। अब आगे बढ़ते हैं। निपात वही उपसर्ग की तरह ही है। इसमें क्या कह रहा है कि 22 प्रादि है, ये सभी 22 प्रादि हैं और इसकी निपात संज्ञा होगी। दैट्स मीन क्या कह रहा है, सच लेटर बाई विच नॉट शो एनी सब्सटेंस बट स्टिल दे आर नॉट स्टिल मीनिंगफुल। कोई ऐसे वर्ड है नहीं बट वी आर मीनिंगफुल आफ्टर। ठीक है, चाद्यो उच्छत्वे, इसको याद कर लीजिए। हालांकि ये सूत्र इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, निपात इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, फिर भी आपको याद करना है ये, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। अब परिग्रह संज्ञा में यहाँ पर 3 चीज़ें समझना है। ईत, ऊत, एत, ये तीन क्या है एक्चुअल में, ये तीनों ई वर्ड के बाद ता लगा दिया, इकारांत, या इसी को इकारांत, उकारांत या इकारांत कहते हैं। इत में ई आ जाएगा, उत में ऊ, और ये इन सभी के द्विवचन को ही प्रक्रिया संज्ञा कह रहे हैं। इनके द्विवचन को ही प्रक्रिया संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, हरि, हरि, लास्ट में ई आ रहा है, ये क्या हो गया, प्रक्रिया संज्ञा हो गया। है तो ये की मात्रा हो गया ना, तो है तो विष्णु, ऊ आ गया, तो क्या कह रहा है, ये प्रक्रिया संज्ञा में आ गया। इमो, ये फिर से वो आ गया। पचेत, ये आ गया इसमें। इति, ई आ गया। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रक्रिया संज्ञा है। लास्ट में जो जोड़ रख के एक संज्ञा बना रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।